Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of May 2025. 14 मई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को सबसे पहले कुछ सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। अच्छे सवाल है, मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही, आपका एक रिवीजन भी होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहला सवाल है ट्रेजरी बिल के रिगार्डिंग। दे आर इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही आसान सवाल है, भारत में कौन इशू करता है ट्रेजरी बिल? ऑप्शन आर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली जो ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं, आप लोग अगर आंसर कर सके तो अच्छा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, ठीक है ना। जब आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे उस समय आपको ट्रेजरी बिल और ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ द हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है ना, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन को इफेक्ट करने वाला सबसे वोलाटाइल कंपोनेंट कौन सा होता है? ऑप्शन आर ए हाउसिंग कॉस्ट, बी एजुकेशन एक्सपेंसेस, सी फूड एंड फ्यूल प्राइसेस एंड डी कोर इन्फ्लेशन। तो अगर आप लोग को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, दो तरीके का इन्फ्लेशन होता है। एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें फूड और फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो वोलाटाइलिटी लाते हैं। जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम उससे फूड और फ्यूल की प्राइसेस हटा देते हैं, ठीक है ना। तो कोर और हेडलाइन में यही डिफरेंस है कि हेडलाइन के अंदर फूड और फ्यूल भी इंक्लूडेड रहता है और कोर के अंदर ये आपका फूड एंड फ्यूल नहीं होता है। एक और सवाल है ट्रेजरी बिल के रिगार्डिंग कि दे आर इशूड एट विच प्राइस? पार वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट या मार्केट वैल्यू? तो जब अभी मैं आपको आज पढ़ा दूंगा ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब होता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, बट याद रखिएगा इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किया जाता है। और लास्ट सवाल, चौथा सवाल है तारकुंडे कमेटी से रिलेटेड। आपको बताना है कि तारकुंडे कमेटी जो फॉर्म हुई थी ये कौन से इशू को सॉल्व करने के लिए फॉर्म हुई थी? ऑप्शन आर लैंड रिफॉर्म्स, बी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी या डी पॉवर्टी एलिविएशन। तो ये चार सवालों के जवाब आपको देने हैं। चौथे सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर और ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करा करिए, है ना। लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, उससे थोड़ा मोटिवेशन डाउन भी हो जाता है। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड, ठीक है। आगे मूव करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। फ्रॉम द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर, पीछे से ही हम देखेंगे न्यूज़पेपर को। पीछे ज़्यादा अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं, हालांकि आज स्पोर्ट्स सेक्शन में बहुत सारा न्यूज़ आर्टिकल था। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है इंडिया रोल्स ओवर ट्रेजरी बिल्स वर्थ $50 मिलियन। अब देखो ये क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? दे आर द कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहाँ पे डेट जो होती है वो 1 ईयर से कम की होती है, मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट्स पैसा रेस करते हैं फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है ना। तो जब हम ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं तो ट्रेजरी बिल्स भी वो होते हैं जिनकी जो आपका 364 डेज तक का जिनका मैच्योरिटी पीरियड रहता है, मतलब कि लेस देन 365, लेस देन 1 ईयर, तो 364 डेज तक का मैच्योरिटी पीरियड रहता है। तो उनको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है वाया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, जैसे कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे रिलीज होता है। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लो 100 रुपये का ट्रेजरी बिल है, ठीक है ना। तो जब गवर्नमेंट इसको इशू करेगी ना तो आपसे 100 रुपये नहीं लेगी, आपसे वो केवल 90 रुपये लेगी, ठीक है ना। तो 100 रुपये का ट्रेजरी बिल आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया, 90 रुपये मिल गया। और जब आप 1 साल या 2 साल, जब भी उसकी मैच्योरिटी होगी, सॉरी 1 साल की से कम की हो सकती है ना, तो जब उसकी 364 दिन बाद मैच्योरिटी होगी तो गवर्नमेंट आपको पूरे 100 रुपये देगा उसके रिटर्न में। मतलब आपसे गवर्नमेंट ने केवल 90 लिए थे लेकिन आपको रिटर्न वो 100 रुपये करेगा, तो आपको 10 रुपये का फायदा होगा ना। ये मतलब डिस्काउंटेड प्राइस से आपको फायदा मिलता है ना। यहाँ पे कोई अलग से प्रीमियम नहीं होता है, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस से मिलता है बेनिफिट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, ठीक है ना। तो इसका कोई प्रीमियम नहीं होता, कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं होता, दिस इज गिवन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। इसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 364 डेज तक होती है, 1 साल से कम की। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ट्राई फ्लोट्स ड्राफ्ट फॉर रेटिंग रियलिटी ऑन डिजिटल कनेक्टिविटी। तो टेलीकॉम रेगुलेटर है, आप सबको पता है ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसने एक ड्राफ्ट मैनुअल निकाला है फॉर रेटिंग प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी अवेलेबल इन देयर प्रीमाइसेस। मतलब कि जो अलग अलग रियल एस्टेट सेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या क्वालिटी है डिजिटल कनेक्टिविटी की, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स बनाया है और एक मैनुअल बनाया है। किसने बनाया? ट्राई ने बनाया है।
ऑब्वियस सी बात है, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं, ओनर्स हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर उनकी प्रॉपर्टी अच्छी रेटेड की रहेगी, मतलब अच्छी रेटिंग रहेगी डिजिटल कनेक्टिविटी के ग्राफ में, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज़्यादा बायर्स, यूजर्स और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करेगी। तो देखो लिखा है अ प्रॉपर्टी विद अ बेटर रेटिंग शैल अट्रैक्ट मोर यूजर्स, बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू एडिशन होगा। तो ये काम ट्राई कर रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा ट्राई कर रहा है। अब देखो लिखा है ड्राफ्ट जो है ये रेटिंग मैनुअल का, इट प्रोवाइड्स अ मेथोडोलॉजी टू असेस द डिजिटल कनेक्टिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की डिजिटल कनेक्टिविटी को असेस करने के लिए एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी बनाई गई है, प्रॉपर पैरामीटर्स बनाए गए हैं। और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? जैसे देखो लिखा है यहाँ पे फाइबर रेडीनेस, मतलब वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर रेडीनेस कितना है, मोबाइल नेटवर्क की अवेलेबिलिटी कितनी है, इन बिल्डिंग सोल्यूशंस अवेलेबल है कि नहीं है, वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सर्विस परफॉर्मेंस वहाँ पर कैसी है। तो इन मैट्रिक्स पे अलग अलग रियल स्टेट की प्रॉपर्टीज को जज किया जाएगा ऑन दैट स्केल, और इससे ही डिजिटल कनेक्टिविटी स्केल को ट्राई ने बनाया है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यहाँ पर है राइट टू रिपेयर मूवमेंट इन इंडिया। अब ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या है? तो अगर आपको याद होगा, मैंने अभी आपको न्यूज़ बताई थी एक 4-5 मई को कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक रिपोर्ट निकाली है ऑन फ्रेमवर्क फॉर अ रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स के रिगार्डिंग निकाली है, और स्पेशली मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ठीक है ना। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स स्पेशली इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। और रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स करेगा क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को रेट करेगा कि हाउ इजीली कैन दे बी रिपेयर्ड, ठीक है ना। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बेस्ड अपॉन हाउ इजीली दे कैन बी रिपेयर्ड। जैसे अब देखो, सपोज करो आपके पास अगर आईफोन है, आईफोन के सॉकेट में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बोलते हैं 30,000 रुपये लगेगा, अरे बड़ा मुश्किल है, एप्पल का प्रोडक्ट है, ऐसा होगा वैसा होगा। आपकी स्क्रीन चली जाए तो 20-25 हज़ार में स्क्रीन लगती है, आपका स्पीकर खराब हो जाए तो 5-10 हज़ार में स्पीकर बनाते हैं आईफोन का। तो कुल मिलाकर के देखो, इसकी रिपेयरेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं मानूंगा मैं क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि ऑब्वियस होता है इसमें बहुत तकलीफ होती है। आपका कुछ टूट जाए, एप्पल वॉच टूट जाए तो आपके 10,000 रुपये की स्क्रीन लगती है, नॉर्मल वॉच आ जाएगी 10,000 में। तो अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं है उसकी रिपेयरेबिलिटी में, प्लस ईज नहीं है, तो इसलिए रिपेयरेबिलिटी, तो रिपेयरेबिलिटी का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे वही डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर वही कर रहा है। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स जो बनाया है उसने, वो इसी के बेसिस पे बनाया है कि कितने इजीली उसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, कितने इजीली क्या क्या उसकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर पड़ रही है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में कितना ईज है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये फोकस जो है पूरी गवर्नमेंट्स का वो रिपेयरेबिलिटी की तरफ क्यों बढ़ा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिपेयरेबिलिटी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर कंज्यूमर्स, है ना। स्पेशली जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनके लिए रिपेयरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई रिपेयरेबिलिटी की, कुछ प्रोडक्ट्स में स्पेशली जो कि कंज्यूमर के ऊपर पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है। और कई बार क्या होता है, स्पेयर पार्ट्स के ना मिलने से लो क्वालिटी मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ता है। कई कंपनीज स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं, दूसरे अलग उनको कहते हैं नहीं आप हमारे सर्विस सेंटर से बनवाओगे तभी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बेसिस पे रिपेयरेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके से कर रही है, ताकि ड्यूरेबल वेल्थ जो है उसको और लॉन्ग लास्टिंग हम किया जा सके, है ना। इस ड्यूरेबल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को और लॉन्ग लास्टिंग किया जा सके, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है, इसका एक और रीजन ये भी है कि जो ई वेस्ट पॉलिसीज हैं उसके अंतर्गत भी रिपेयरेबिलिटी की बात की जाती है, प्लस आपका रिसाइकलिंग के लिए रिपेयरेबिलिटी की बात की जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी को बोलते हैं राइट टू रिपेयर। जो गवर्नमेंट का फोकस है दैट इज ऑन राइट टू रिपेयर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट सारे बहुत महंगे हैं एंड इनको अगर रिपेयर भी आप नहीं करा पा रहे और बहुत ईजिली नहीं रिपेयर करा पा रहे, सो दैट इज अगेन अ वायोलेशन ऑफ योर राइट। तो राइट टू रिपेयर की बात चल रही है काफी ज्यादा, दैट इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस न्यूज आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे डिस्कस करते हैं अगले आर्टिकल में, इकोलॉजी इज द वर्ड्स परमानेंट इकोनॉमी। अब यहाँ पे बस देखो, बहुत अच्छा आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फादर ऑफ हमारे ये सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम अगर आपको पता है तो ही हैज़ बीन वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो कि जो आपका चिपकू मूवमेंट के में भी आप इनका नाम सुनेंगे, है ना। फादर एक तरीके से प्लांट्स को, ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोलॉजी के प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा आप नाम सुंदरलाल बहुगुणा का सुनेंगे। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बात चल रही है इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस करने की। जब भी इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस करने की बात चलती है ना, तो एक जो टर्म आता है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चाहे वो अर्थ समिट जो 1992 का था, है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन
इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, उसका नाम ही था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। 1992 का जो रियो डी जेनेरो अर्थ समिट था उसका नाम यही बोलते हैं, UNCED बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी इकोलॉजी और डेवलपमेंट की बात चलेगी तो सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर आएगा, ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं। एंड अभी जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेचर। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ जो ओल्ड NCERTs थी 11th क्लास के, उसमें था एक टर्म होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और एक टर्म होता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है ना। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस सेकंड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की बेसिस पे चलें तो हम सब सही रहेगा। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर के हिसाब से अगर काम करें, ह्यूमन बींग्स अगर नेचर के हिसाब से काम करें तो नेचर के पास इनफ है कि वो सबके नीड्स को पूरा कर दे। लेकिन ह्यूमन बींग की ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता नेचर ह्यूमन बींग की नीड्स को पूरा कर सकता है पर ग्रीड को नहीं। तो अगर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस रहता ना तो कभी भी नेचर के साथ हम एक्सेसिव तबाही नहीं करते, क्योंकि हम फिर नेचर के अकॉर्डिंग काम करते। जब नेचर की कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस हो जाती तो हम फिर उसको यूटिलाइज करना बंद कर देते। वहीं दूसरा कंसेप्ट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है कि नेचर को हमने ह्यूमन बींग्स ने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है ना। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है, क्योंकि आप फिर नेचर को के आप भगवान बनना शुरू कर देते हो। और इसी कारण से जैसे बीजिंग ओलंपिक हो रहा था तो ऊपर पानी नहीं बरसने दिया, तो उन्होंने ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कर दिया ना, मतलब नेचर को ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग ये टर्न कर दिया। तो फिर बाद में देखो कितनी बर्फबारी हुई। तो नेचर के साथ अगर आप खिलवाड़ करोगे तो वही है। तो ऑथर ने भी बोला कि ह्यूमन बींग्स आर नाउ बीइंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेचर एंड एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इकोलॉजी ही ट्रू इकोनॉमी है। अगर इकोलॉजी नहीं रहेगा तो इकोनॉमी भी नहीं रहेगी। तो दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। दूसरा एडिटोरियल भी बहुत प्यारा आर्टिकल है, या ये है एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयमेंट। मेरे को तो ये कोट लास्ट का बहुत अच्छा लगा। अगर आपने देखा नहीं देखा तो मैं बता दूं, व्हेन स्टुपिडिटी इज कंसीडर्ड पेट्रियोटिज्म इट इज अनसेफ टू बी इंटेलिजेंट। मैं इसको रेशनल बोलूंगा, नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, बट रेशनल अगर आप वर्ड यूज करें। व्हेन स्टुपिडिटी इज कंसीडर्ड पेट्रियोटिज्म इट इज अनसेफ टू बी रेशनल। ये इज़ैक आइसेमोव का कोट है ना। तो बहुत ही प्यारा कोट है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पर बात चल रही इस आर्टिकल में कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमने बहुत सारे अटल टिंकरिंग लैब्स बना दिए, हमने ये स्कूल खोल दिया, वो स्कूल खोल दिया, बट उसका फायदा क्या निकला है, नहीं निकला है। उन्होंने बोला हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ गए हैं, हम ये सब चीज़ें, ये एजुकेशन रिनासा है, ये सारे टर्म्स यूज किए गए हैं, लेकिन क्या वो रियलिटी में है? तो सबसे पहली बात तो ऑथर ने कहा है कि ये इंडिया में एक एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस चल रही है। मतलब कि जो हमारा एजुकेशन है वो एम्प्लॉयबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है। भारत के ग्रेजुएट्स को जॉब मिलने का रेशियो केवल 42.6% है। मतलब जो हमारे ग्रेजुएट हैं, अगर 100 ग्रेजुएट निकलते हैं तो केवल 42 ग्रेजुएट ही जॉब्स ढूंढ पाते हैं, बाकी के जो 58 ग्रेजुएट हैं वो जॉब नहीं ढूंढ पाते हैं, ठीक है ना। दैट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक। दूसरा ऑथर ने कहा है कि इंडिया में जो नॉलेज इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी स्टैगनेंट हो गया है। तीसरा ऑथर ने कहा है कि एनईपी का जो फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है, इससे कारण लो स्किल लो पे जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेगी लोगों को, हाई स्किल और हाई पेड जॉब नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा एनईपी को भी क्रिटिसाइज किया ऑथर ने, कहा है कि ये तो रेप्लिकेशन है 20th सेंचुरी यूएस मॉडल का, है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। मिड 20th सेंचुरी जो यूएस मॉडल 1950 में जो यूएस मॉडल था वो हमने एनईपी में अभी लाया है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट हैज बीन देयर। तो ऑथर ने ये भी बताया। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि कोई क्लियर मेथोडोलॉजी नहीं कि आप किस तरीके से इंडस्ट्री का कंसल्टेशन करेंगे, कौन कौन सी स्किल्स इंपार्ट करनी, वो कोई डिस्कशन एनईपी के अंदर नहीं है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि जो आपकी रैंकिंग्स है वो भी मिसलीडिंग है ना, क्योंकि आप जब अपनी रैंकिंग बताते हो तो आप बोलते हो ये आईआईटी वो आईआईटी, और जब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है तो टॉप 50 में आपकी केवल 11 इंडियन यूनिवर्सिटीज, टॉप 500 में, नॉट 50, टॉप 500 में केवल 11 यूनिवर्सिटीज आती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जैसे कि आपने आकाश टैबलेट, इम्प्रिंट, ये अलग अलग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, लेकिन इसका कोई विजिबल आउटकम देखने को नहीं मिला, है ना। ये नहीं पता चल रहा है कि टैक्स पेयर का जो पैसा यूटिलाइज हो रहा है वो वाकई में आउटकम में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो इनोवेशन का मैट्रिक्स है उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। हालांकि हमने रैंकिंग इंप्रूव की है 39, लेकिन फिर भी हम मलेशिया जैसी कंट्री से, टर्की जैसी कंट्री से पीछे हैं, है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि जो हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं
उसमें भी प्लेजरिज्म के बहुत सारे वो रहते हैं, बहुत यूनिक रिसर्च हम नहीं करते, R&D में बहुत खर्चा हम नहीं करते, ऑल दिस थिंग्स आर प्रॉब्लमैटिक, है ना। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा जो यूजीसी है ये काफ़ी कंट्रोलिंग है, सेंट्रलाइजिंग है, तो इसके कारण ऑटोनॉमी भी नहीं मिलती इंडियन इंस्टीट्यूट्स को। तो ऑथर ने ये सारी प्रॉब्लम बताई है, और टाइटल था एजुकेशन विदाउट एम्प्लॉयमेंट। तो वो जो मैंने बताया, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है इस एजुकेशन में, है ना, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। So that has been discussed in this article. I hope you got clarity. यहाँ पे है JC increases MSP of jute to stop distress selling of crop. JCI का मतलब होता है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी है ये, नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टू कंडक्ट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ डिपार्टमेंटल परचेज सेंटर। तो जो MSP के सारी है ना जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनको मेंटेन करती है ना, MSP ऑपरेशंस रिलेटेड टू जूट। ठीक है, जूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल होता है, रिन्यूएबल नेचुरल फाइबर है, ह्यूज डोमेस्टिक पोटेंशियल है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।